नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चलो रेखा जाल का उपयोग करें। इस पाठ के अंतर्गत हमने विषुवत रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है और कौन कौन से महासागर चारों गोलार्धों में व्याप्त हैं और रेखा जाल का उपयोग किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसको हमने सीखा। आज के इस वीडियो में हम कोई भी देश या कोई भी स्थान या कोई भी रेखीय प्रदेश जैसे क्षेत्र जैसे कि नदी और सड़कें, इसको हम किस प्रकार से मानचित्र पर पढ़ सकते हैं या दर्शा सकते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम कुछ प्रश्नों के साथ। चलो रेखाओं का उपयोग करेंगे। पहला प्रश्न है, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया का स्थान किन अक्षांश और देशांतर द्वारा निश्चित किया जाएगा? तो हम इस प्रश्न का उत्तर मानचित्र के माध्यम से ढूंढते हैं या जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ब्राजील देश ढूंढेंगे इस संसार के मानचित्र में। तो यहाँ पर देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में यह जो पीले रंग का भाग दिख रहा है आपको, यह ब्राजील देश है। तो ब्राजील देश की राजधानी जो है ब्राजीलिया, वह किन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम पढ़ेंगे उसे। तो यहाँ पर आप देखिए इस छोटे से मानचित्र पे ये ब्राजील देश का मानचित्र है। ब्राजील देश की राजधानी ब्राजीलिया, ध्यान दीजिए आप सभी लोग, यहाँ पर दिख रहा है आपको ये। इस ब्राजीलिया को हम कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर देखिए 40 अंश पश्चिम देशांतर रेखा है यह रेखा, और यह रेखा 50 अंश पश्चिम, 60 अंश पश्चिम और ये 70 अंश पश्चिम की देशांतर रेखा है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखिए ये 0 अंश की मूल अक्षांश रेखा है जिसको विषुवत वृत्त कहते हैं। उसके बाद इसके दक्षिण गोलार्ध में 10 अंश अक्षांश की रेखा, 20 अंश अक्षांश और ये 30 अक्षांश की रेखा है। तो हम देखेंगे इस ब्राजीलिया को। आपको मैंने बताया है कि किसी भी स्थान को अक्षांश और देशांतर रेखाओं द्वारा हम पढ़ते हैं। तो यह 50 अंश देशांतर रेखा है और ये 40 अंश, ये 40 और ये 50। देखिए यहाँ पर 50 से पहले ही ब्राजीलिया है, ब्राजील की राजधानी। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि जब यहाँ पर रहता है तो ये 40 और 50 का मध्य होता है 45, लेकिन ये 45 से आगे मतलब 48 अंश पश्चिम देशांतर। तो ब्राजीलिया को हम कैसे पढ़ेंगे? 48 अंश पश्चिम देशांतर ये तो देशांतर रेखा हो गई। अब हम देखते हैं अक्षांश रेखाओं के दृष्टि से यह ब्राजीलिया कहाँ पर है। देखिए 10 अंश कहाँ पर है? इस विषुवत रेखा के दक्षिण में, तो दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ पर रहता तो हम 10 अंश पढ़ते हैं और यहाँ पर 20 अंश। यदि यहाँ रहता तो 15 हो जाता, लेकिन ये 15 से भी कम होते हैं। यहाँ पर लगभग ये 12 अंश। तो इस प्रकार हम इस ब्राजीलिया शहर को 12 अंश विषुवत रेखा के दक्षिण में है। तो दक्षिण अक्षांश रेखा आड़ी रेखा है, तो हम लिखेंगे अक्षांश। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यह ब्राजीलिया शहर 48 अंश पश्चिम देशांतर और 12 अंश दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, ब्राजील देश का उत्तर दक्षिण विस्तार किन किन गोलार्धों में पाया जाता है? तो ध्यान दीजिए आप सभी, इसी मानचित्र में देखिए आप सभी, यह जो पूरा मानचित्र दिख रहा है इसमें जो यह ब्राजील देश है, यह देखिए विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के दक्षिण तरफ है, दक्षिण गोलार्ध में भी है ब्राजील देश, और यह जो विषुवत रेखा है इसके उत्तर साइड में है, उत्तरी गोलार्ध में भी है। विषुवत रेखा के दृष्टि से ब्राजील देश उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में फैला हुआ है, और देशांतर रेखा की दृष्टि से पश्चिम है, तो यह पश्चिम गोलार्ध में फैला हुआ है। इस प्रकार ब्राजील देश का विस्तार उत्तर से दक्षिण, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में फैला हुआ है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, महाराजा द्वीप का स्थान
किन किन अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से बताया जा सकता है। तो हम महाराजा द्वीप ढूंढेंगे इस ब्राज़ील देश के मानचित्र में। देखिए महाराजा द्वीप का स्थान यहाँ पर है, ये छोटा सा जो द्वीप दिख रहा है यही महाराजा द्वीप है, यही। तो महाराजा द्वीप देखिए यहाँ पर आप 50 अंश पश्चिम देशांतर रेखा पर है और यहाँ पर देखिए 0 अंश अक्षांश पर, 0 अंश यानी विषुवत वृत्त पर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं महाराजा द्वीप 50 अंश देशांतर रेखा पर और 0 अंश अक्षांश रेखा पर स्थित है। दोनों अक्षांश रेखा किसी स्थान को पढ़ने के लिए अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं को बोलना या पढ़ना या बताना जरूरी होता है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे ध्यान दीजिए आप सभी लोग, कुछ महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में हम जानेंगे इस आकृति के माध्यम से। आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो पूरे भूगोलक के मध्य में रेखा खींची गई है देशांतर रेखा, मूल देशांतर रेखा, और यह जो आड़ी रेखा है विषुवत वृत्त 0 अंश यानी 0 अंश। विषुवत वृत्त का दूसरा नाम विषुवत रेखा भी कहते हैं और भूमध्य रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा से 23 अंश 30 मिनट दक्षिण गोलार्ध में एक रेखा है, रेखा खींची गई जिसका नाम है मकर रेखा। विषुवत वृत्त से 23 अंश 30 मिनट की दूरी पर उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा होती है। यह कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। आगे चलते हैं हम। इस विषुवत रेखा से 66 अंश 30 मिनट के दूरी पर उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक रेखा और विषुवत रेखा से 66 अंश 30 मिनट की दूरी पर दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक रेखा खींची गई है और इधर 90 अंश की दूरी पर दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव है। ध्यान दीजिए, यह जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, सूर्य की किरणें इन्हीं कर्क और मकर रेखा के पास तक लंबवत पड़ती हैं। इसके अलावा यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी 23 अंश 30 मिनट के बाद जब हम जाएंगे 90 अंश तक उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ पर सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ती हैं। यह जो भाग है पूरा, इस भाग को कहते हैं लंबवत किरणों का प्रदेश। और 23 अंश 30 मिनट से लेकर 66 अंश 30 मिनट तक उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्धों के भाग को कहते हैं तिरछी किरणों का प्रदेश। यहाँ पर सूर्य की किरणें इस भाग में और इस भाग में तिरछी पड़ती हैं। और 66 अंश 30 मिनट दक्षिण से लेकर 90 अंश तक दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें अति तिरछी पड़ती हैं। इसलिए इस प्रदेश को, यहाँ से यहाँ तक के इस प्रदेश को और इस प्रदेश को अति तिरछी किरणों का प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पर इस प्रदेश में गर्मी का मौसम अधिक होता है और यहाँ पर मौसम सौम्य रहता है, समशीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है और यहाँ पर शीत कटिबंध यहाँ पर और यहाँ पर। देखिए अब हम कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम इस आकृति के माध्यम से और इस मानचित्र के माध्यम से ढूंढेंगे। भारत से होकर कौन सी प्रमुख अक्षांश रेखा गुजरती है? ये प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं अंटार्कटिका रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा। इनमें से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? हम इस मानचित्र के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। सबसे पहले हम भारत देश जुड़ेंगे संसार के मानचित्र में। तो ध्यान दीजिए, भारत देश यहाँ पर है। यह जो कर्क रेखा, ध्यान से देखिए, एक कर्क रेखा है, एक विषुवत रेखा और एक मकर रेखा। कर्क रेखा भारत देश के एकदम मध्य से होकर गुजरती है। और अब ध्यान दीजिए, पूरे संसार में इस कर्क रेखा से लेकर इस मकर रेखा तक सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और इस मकर रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में और इस कर्क रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ती हैं। इस प्रकार भारत से होकर यह कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत के किन किन भागों में सूर्य की किरणें लंबवत कभी भी नहीं पड़ती?
इस मानचित्र पर ध्यान दीजिए आप। देखिए आपको बताया गया अभी कि ये कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इनके कर्क रेखा के उत्तर साइड में और मकर रेखा के दक्षिण साइड में कभी भी सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती। तो इस प्रकार यह जो भाग है भारत का, यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, लेकिन इसके उत्तर साइड में, भारत के उत्तरी भाग में सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ती हैं। इसी कारण से भारत का जो ये दक्षिणी भाग है, यहाँ पर गर्मी अधिक होती है। उत्तरी भाग श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं, सुने होंगे कि यहाँ पर ठंडी का ही मौसम रहता है। अब अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र सूर्य की लंबवत किरणों का अनुभव वर्ष में 2 दिन करता है? ध्यान दीजिए, यहां से लेके कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, यह सूर्य की लंबवत किरणों का अनुभव वर्ष में 2 दिन करता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो यहाँ पर नहीं पड़ती हैं। जैसे एक बार सूर्य की किरणें इस कर्क रेखा पर लंबवत पड़ी, उसके बाद सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी यहाँ पर, फिर ऐसे धीरे धीरे दक्षिण की ओर सरकना चालू हो जाती हैं। उसके बाद जिस दिन यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ी मकर रेखा पर, उसके दूसरे दिन से फिर सूर्य की किरणें का लंबवत रूप आगे फिर उत्तर की दिशा में सरकना चालू हो जाता है। यही प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष चलती रहती है। चलिए इस आकृति की तरफ ध्यान दीजिए आप सभी। यहाँ पर देखिए, अभी आपको बताया गया कि यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है, कर्क रेखा से मकर रेखा तक का, यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण यहाँ पर गर्मी का मौसम पाया जाता है। इसलिए इस पूरे क्षेत्र को उष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं, या उष्णकटिबंध कहते हैं, उष्णकटिबंध। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर उष्णकटिबंध, इसके आगे यह जो प्रदेश है 23°30' से लेकर 66°30' तक उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, इन दोनों क्षेत्रों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इस प्रकार से इस प्रदेश को हम कहते हैं समशीतोष्ण कटिबंध। इसको समशीतोष्ण कटिबंध कहा गया है, यह वाला भाग और यह दोनों। आगे ध्यान दीजिए, यह जो प्रदेश है 66°30' से लेकर 90° तक दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में, इन दोनों प्रदेशों को शीत कटिबंध के रूप में विभाजित किया गया है। इस प्रकार से पूरे पृथ्वी को 3 कटिबंधों में विभाजित किया गया है, उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध और ये दोनों शीत कटिबंध। ध्यान दीजिए, जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश के कारण स्थान विशेष पर की जलवायु निश्चित होती है। वहाँ पर वनस्पतियाँ उस सूर्य के प्रकाश के हिसाब से उगती हैं और वर्षा पर निर्भर करती हैं। यह जो प्रदेश है, इन प्रदेशों में गर्मी अधिक होती है और वर्षा भी अधिक होती है। इस प्रकार से इस प्रदेश में वनस्पतियाँ अधिक पाई जाती है, जीव जंतु अधिक पाए जाते हैं। उसके आगे यह समशीतोष्ण कटिबंध है। यहाँ समशीतोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र में वर्षा मध्यम होती है, पेड़ पौधे मध्यम आकार के पाए जाते हैं और घासें बहुत पाई जाती है। इस प्रकार से इस प्रदेश में भी जीव जंतु और कीड़े मकोड़े जानवर पाए जाते हैं। और ये जो शीत कटिबंध है, इन दोनों क्षेत्रों में साल के 12 महीने लगभग बर्फ जमी रहती है। इन प्रदेशों में जीव जंतु नाम मात्र के पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में जीवन जीना बहुत ही मुश्किल होता है। ये सारी चीज़ें हैं। ध्यान दीजिए फिर से एक बार आप सभी, यह जो क्षेत्र है उष्णकटिबंध, यहाँ से यहाँ मतलब मकर रेखा से लेकर अंटार्कटिक रेखा और कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा के बीच का क्षेत्र समशीतोष्ण कटिबंध और आर्कटिक रेखा से उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक शीत कटिबंध के रूप में विभाजित किया गया है। अब थोड़ा आप यहाँ पर आइए मानचित्र की तरफ। यह जो
मूल देशांतर रेखा है 0 अंश की। यहाँ पर आप देख रहे हो घड़ी का निशान बनाया हुआ है, घड़ी का चित्र बनाया हुआ है। यह देशांतर रेखा मूल देशांतर रेखा है। इसी रेखा के हिसाब से संसार में समय निश्चित किया गया है। और इस मूल देशांतर रेखा के पीछे वाली जो 180 अंश की देशांतर रेखा है, उस रेखा के हिसाब से दिन बदलते हैं, दिनांक बदलते हैं। यह मूल देशांतर रेखा समय निर्धारित करती है विश्व में, और जो इसके पीछे की 180 अंश की देशांतर रेखा है, जिसको मैंने आपको पहले अध्याय में बताया है, वह दिनांक निश्चित करती है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने जो कुछ पढ़ा है, इसका बार बार आप वीडियो देखकर समझने की कोशिश करें। मुझे आशा है कि आप जरूर इसको समझ पाएंगे। नमस्कार।